हड्डी टूटने पर कब प्लेट लगती है और कब रॉड, जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। पीसीओएस का नाम बदलकर पीएमओएस किया गया। महिलाएं खुश, इसकी वजह और मायने बताएंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। और सत्तू का शरबत या छाछ, कौन है ज्यादा बेहतर, पता करेंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sharda University and Candid. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. जब भी शरीर में कहीं फ्रैक्चर होता है, कोई हड्डी टूटती है, तो डॉक्टर सबसे पहले प्लास्टर करते हैं। लेकिन अगर हड्डी अपनी जगह से बहुत ज्यादा खिसक जाए, तब प्लेट या रॉड लगाने की जरूरत पड़ सकती है। और यही होती है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। आखिर प्लेट कब लगती है, रॉड कब डलवाएं, अगर लगवा रहे हैं तो कौन सी रॉड या प्लेट बेहतर है? आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज मिलेंगे सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से जानेंगे कि हड्डी टूटने पर रॉड या प्लेट क्यों लगाई जाती है, प्लास्टर, रॉड और प्लेट में क्या फर्क है, प्लेट कब लगाते हैं और रॉड कब, और क्या बाद में प्लेट या रॉड निकलवानी पड़ती है। सुनिए। एक पूरी हड्डी होती है जो एक्चुअली एक सिंगल पीस में होती है। कई बार उसमें अगर ब्रेक आ जाए तो उसमें एक मूवमेंट आती है, मोबिलिटी होती है। एक रॉड या प्लेट डालने से जैसे बहुत सारे मोतियों को हम धागे में पिरो देते हैं, वैसे रॉड या प्लेट से हड्डी के टूटे पीसेस को हम एक अलाइनमेंट में ले आते हैं। जुड़ने का काम फिर कुदरत अपने आप करती है। हमारा मकसद ये होता है कि हम दोनों फ्रैक्चरेंट्स को पास लेके आएं, एक स्टेबल तरीके से उनको पास रख सके, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी तो एक्चुअली हड्डी आपस में जुड़ेगा नहीं। पुराने ज़माने में जब प्लास्टर देते थे, उसका जो आइडिया था वो भी यही था कि जब हम प्लास्टर देंगे तो फ्रैक्चर इमोबिलाइज हो जाएगा या मिनिमली मोबाइल हो जाएगा, और फ्रैक्चर के बीच में कैलस फॉर्मेशन यानी कि हड्डी के जुड़ने की प्रक्रिया, एक कैलस करके ग्लू होता है जिससे हड्डी जुड़ जाती है, वो होगा। प्रॉब्लम यह है कि जब हम प्लास्टर देते हैं तो जोड़ की मूवमेंट भी रुक जाती है। अब मान लीजिए किसी पेशेंट की यहाँ की हड्डी टूट गई, यानी कि उसके हाथ की, तो प्लास्टर देने में पूरा हाथ इमोबिलाइज हो जाएगा। अब इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टर व्हाट वी कैन डू इज दैट हम इसमें एक रॉड डाल सकते हैं या एक प्लेट डाल सकते हैं, जिससे हाथ की जोड़ मूव करता रहेगा, लेकिन जो हड्डी बीच में टूट गई है वो इमोबिलाइज हो जाएगी, जिससे वो जुड़ जाएगी और उसके जुड़ते जुड़ते भी हाथ का फंक्शन दोबारा से हो जाएगा। अब ये इमोबिलाइजेशन रॉड या प्लेट दोनों से हो सकता है। जो फ्रैक्चर्स बिल्कुल ही जोड़ के पास होते हैं उनमें प्लेट लगाते हैं, जो जोड़ से दूर होते हैं उनमें रॉड लगाते हैं। ये रॉड एक टाइटेनियम की रॉड होती है जो मेडिकल ग्रेड टाइटेनियम होता है। ये ऑटोक्लेव्ड और स्टेरलाइज्ड पैक में आता है और एक ही पेशेंट को यूज हो सकता है। ये ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट तुरंत ही जॉइंट्स को मूव कर सकते हैं, बिना वजन डाले या पार्शियल वेट डाल के चल फिर सकते हैं। हंड्रेड पेशेंट्स जो एग्जाम्पल के लिए इस तरह की सर्जरी करवाते हैं, उसमें 99 लोगों को दोबारा प्लेट लगाने की जरूरत, प्लेट निकालने की जरूरत या रॉड निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूजुअली इसमें इम्प्लांट की वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो, इसके चांसेस ना के बराबर हैं। आप किसी भी प्रकार के एमआरआई शरीर में कहीं भी हो, टाइटेनियम रॉड डलवाने के बाद करवा सकते हैं या प्लेट करा सकते हैं। इनफैक्ट कुछ जो मेडिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील भी अब आता है, जिसको हम एलवीएम स्टील बोलते हैं, उसके बाद भी आप किसी तरह की एमआरआई कहीं पे भी करा सकते हैं। तो किसी प्रकार से आप बाध्य नहीं है कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी। जब आप एयरपोर्ट ट्रैवल करते हैं तो कुछ लोगों को एक्चुअली वो मेटल डिटेक्टर में बीप करता है, तो उसको आप डिटेक्ट, एक सर्टिफिकेट हम पेशेंट्स को देते हैं, जिससे किसी भी चेकिंग वाले करने वाले बंदे को पता चल जाता है कि इनकी एक रॉड डली हुई है। सो इन अ नटशेल, रॉड डालना है या प्लेट डालना है, यह आपका फ्रैक्चर पैटर्न डिसाइड करता है। एक सेफ प्रोसीजर है और इसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइफ या लिम्ब नहीं रहता, और मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये इम्प्लांट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी हड्डी कितनी ज्यादा टूटी है और जोड़ से कितनी पास या दूर है, उस हिसाब से डॉक्टर साहब आपको प्लेट या रॉड लगवाने को कह सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात।
कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। महिलाओं से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब इसी PCOS का नाम बदलकर PMOS कर दिया गया है। PMOS यानी पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरी सिंड्रोम। नाम बदलने का ऐलान 12 मई 2026 को प्राग में हुआ, यूरोपियन कांग्रेस ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी की मीटिंग में। इससे जुड़ी जानकारी मेडिकल जर्नल द लेंसेट में छपी है। PCOS का नाम बदलने के लिए पिछले 14 साल से कोशिशें हो रही थी। इसके लिए बहुत बड़ी और गंभीर प्रक्रिया चलाई गई। कई डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, पेशेंट्स और 56 संस्थाओं ने मिलकर काम किया। 14,500 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। इसमें PCOS से पीड़ित महिलाएं और अलग अलग देशों के डॉक्टर व हेल्थ प्रोफेशनल्स शामिल थे। दुनिया भर में हर 8 में से 1 महिला PMOS से जूझती है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये वही कंडीशन है जिससे पहले PCOS कहा जाता था। लेकिन इसका नया नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी? PCOS और PMOS का मतलब क्या है? क्या PMOS में कुछ नए लक्षण जोड़े गए हैं और PMOS का इलाज कैसे होगा? ये सारे सवाल हमने पूछे अपोलो हॉस्पिटल्स बेंगलुरु में कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सहना केपी से। डॉक्टर सहना कहती हैं कि PCOS शब्द को भ्रम फैलाने वाला माना जाता है, क्योंकि इससे ऐसा लगता था जैसे ओवरी यानी अंडाशय में सिस्ट होना ही इस बीमारी की सबसे अहम पहचान है। सिस्ट एक तरह की गांठें होती है, लेकिन हकीकत ये है कि PCOS से पीड़ित कई महिलाओं की ओवरी में सिस्ट होती ही नहीं है। जो छोटे छोटे दाने अल्ट्रासाउंड में दिखते हैं वो असल में अधपके अंडाणु होते हैं, जो हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। अब इस गलत फहमी की वजह से कई बार PCOS पहचानने में देरी होती थी, क्योंकि कई बार महिलाओं को सिर्फ इसीलिए PCOS नहीं माना जाता था क्योंकि उनके स्कैन नॉर्मल आते थे। इसके अलावा PCOS नाम की वजह से ये सिर्फ फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कत लगती थी, जबकि असल में ये हार्मोन और शरीर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी जटिल बीमारी है जो पूरे शरीर पर असर डालती है। इसीलिए PCOS का नाम बदलकर PMOS किया गया है। PCOS शब्द सिर्फ ओवरीज यानी अंडाशय पर फोकस करता था, जबकि PMOS इस कंडीशन की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। PMOS में P का मतलब है पॉली एंडोक्राइन, पॉली यानी कई और एंडोक्राइन यानी हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां। तो पॉली एंडोक्राइन का मतलब हुआ कि इस कंडीशन में हार्मोन बनाने वाले कई सिस्टम्स शामिल है। PMOS में M का मतलब है मेटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिज्म से जुड़ी दिक्कतों पर जोर देता है, जैसे मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई BP, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर और दिल की बीमारियां। PMOS में O का मतलब ओवरी से है, यानी इसमें अभी भी ओवरी से जुड़ी दिक्कतें शामिल की गई हैं, जैसे पीरियड्स इरेगुलर होना, ओव्यूलेशन से जुड़ी दिक्कतें और इनफर्टिलिटी। PMOS में S यानी कि सिंड्रोम का मतलब है लक्षणों और संकेतों का एक समूह जो साथ मिलकर किसी खास बीमारी की ओर इशारा करता है। PMOS को ज्यादा सटीक नाम माना जा रहा है क्योंकि ये बताता है कि ये कंडीशन सिर्फ ओवरीज तक सीमित नहीं है। इसका असर मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, मेंटल हेल्थ, स्किन और लंबे समय से दिल की सेहत पर भी पड़ता है। यानी अब फोकस सिर्फ फर्टिलिटी नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ पर है। PMOS के लक्षण वही रहेंगे जो PCOS के थे, लेकिन अब डॉक्टर उन्हें ज्यादा बड़े रूप में देखेंगे। PMOS के आम लक्षण हैं इरेगुलर पीरियड्स आना, एक्ने होना, चेहरे और शरीर पर ज्यादा बाल आना, बाल पतले होना या बाल झड़ना, वजन बढ़ना, वजन घटाने में कठिनाई होना, इनफर्टिलिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्किन पर गहरे धब्बे होना, लगातार थकान रहना, मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी और डिप्रेशन होना, ठीक से नींद ना आना, ब्रेन फॉग होना यानी ध्यान लगाने और सोचने में परेशानी होना। PMOS में भले कोई नया लक्षण न जोड़ा गया हो, लेकिन ये ब्लड शुगर की गड़बड़ी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, स्लीप एपनिया, दिल की बीमारी का खतरा और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को शुरू से ही ज्यादा गंभीरता से शामिल करता है। जहां तक बात इलाज की है तो PMOS का फोकस सिर्फ पीरियड्स और फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतों तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरी कंडीशन को मैनेज करने पर होता है। सबसे पहले लाइफस्टाइल सुधारने को कहा जाता है, यानी वजन कंट्रोल करना, रोज एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, अच्छी नींद लेना और स्ट्रेस कम करना। इससे डायबिटीज और दिल की बीमारियों का रिस्क कम होता है।
फिर हार्मोन्स का बैलेंस सुधारा जाता है, पीरियड साइकिल सही करने, एक्ने कम करने और हेयर ग्रोथ के लिए दवाइयां दी जाती है। इसके साथ ही डॉक्टर्स ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड फंक्शन और विटामिन की कमी भी जांचते हैं। फिर जो भी दिक्कत निकलती है उस हिसाब से दवाएं दी जाती है। PMOS में एंजाइटी, डिप्रेशन, अपने शरीर को लेकर परेशान होना और इमोशनल स्ट्रेस काफी आम है। इसीलिए मेंटल हेल्थ सुधारना भी उपचार का अहम हिस्सा माना जाता है। PMOS में इलाज का मकसद सिर्फ लक्षणों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकना है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारियां, इनफर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें, प्रेगनेंसी से जुड़ी जटिलताएं और एंडोमेट्रियल कैंसर। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। सत्तू का शरबत और छाछ, ये दोनों गर्मियों में सबसे ज्यादा पिए जाने वाले ड्रिंक्स में से हैं। दोनों ही शरीर को ठंडक देते हैं, हाइड्रेट करते हैं, एनर्जी देते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक को ही पीना हो तो वो क्या होगा? हाइड्रेशन, पाचन, वेट लॉस, वेट गेन और ओवरऑल पोषण के लिहाज से कौन ज्यादा बेहतर है और क्यों? ये हमने पूछा इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुदीप खन्ना से। डॉक्टर सुदीप कहते हैं कि सत्तू का शरबत और छाछ दोनों ही हेल्दी हैं, लेकिन इन दोनों का काम अलग अलग होता है। सत्तू के शरबत में प्लांट प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। इस वजह से ये पेट देर तक भरा रखता है, लंबे समय तक एनर्जी भी देता है। सत्तू का शरबत खास उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रोज बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। वहीं छाछ में कैलोरीज कम होती है, इसमें कैल्शियम, प्रोबायोटिक्स और दही से मिलने वाला अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। ये हाजमा दुरुस्त रखता है और पचाने में भी आसान होता है। इसीलिए अगर डाइजेशन बेहतर करना है तो छाछ पीना ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। ये गर्मियों में खाने के बाद होने वाली ब्लोटिंग और एसिडिटी को भी कम करता है। कई बार लोग छाछ में भुना जीरा, पुदीना और अदरक डालते हैं, जो पाचन से जुड़े इसके फायदे बढ़ा देते हैं। वैसे तो सत्तू भी हाजमे के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो आसानी से स्टूल पास करने में मदद करता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सत्तू पिया जाए या कम पानी के साथ पिया जाए तो कुछ लोगों को गैस और पेट फूलने जैसी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए पाचन के लिए छाछ ज्यादा बेहतर है। अगर सिर्फ वजन घटाने की बात करें तो भी छाछ ज्यादा काम का है। इसमें कैलोरीज कम होती है, ये बिना भारीपन महसूस कराए पेट देर तक भरा रखता है। अगर मीठी ड्रिंक्स या हाई कैलोरी स्नैक्स की जगह छाछ लिया जाए तो ये बेहतर ऑप्शन रहेगा। वहीं सत्तू का शरबत वजन घटाएगा या बढ़ाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे तैयार किया गया है। अगर सत्तू को बिना चीनी के लिया जाए तो ये लंबे वक्त तक पेट भरा रखकर भूख कम करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर इसे गुड़, चीनी और एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाया जाए तो इससे शरीर को ज्यादा कैलोरी और पोषण मिलता है, जिससे हेल्दी वेट गेन हो सकता है। आखिर में बात हाइड्रेशन की। शरीर में पानी की कमी पूरी करने में छाछ ज्यादा बेहतर है। इसमें पानी, सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पसीने के जरिए खोए हुए फ्लूइड्स की भरपाई करते हैं। ये गट हेल्थ भी सुधारते हैं। छाछ पेट के लिए हल्का होता है और दिन में कई बार पिया जा सकता है। वैसे तो सत्तू का शरबत भी हाइड्रेटिंग होता है, खासकर जब इसे पानी, नींबू और चुटकी भर नमक के साथ बनाया जाए। लेकिन खूब प्रोटीन और फाइबर होने से ये ज्यादा हैवी और पेट भरने वाला होता है, और इसीलिए ये एनर्जी ड्रिंक या एक मिनी मील की तरह बेहतर काम करता है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।